अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम डेमो क्लास लेंगे फॉर लेक्चरशिप पेडागोजी एंड इंग्लिश 50 मार्क्स जो प्रिपरेशन में होती है, उसकी आज हम डेमो क्लास लेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं चाहे आप फिजिक्स से हों, केमिस्ट्री से हों, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका ताल्लुक है और आपने एफपीएससी के लिए अप्लाई किया हुआ है लेक्चरशिप के लिए, तो या फिर आप एसएसटी के लिए आपने अप्लाई किया हो, तो पेडागोजी और जो इंग्लिश है ये आपको हर पेपर में लाजमी मिलेगा। अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं जैसे कि इंग्लिश का एग्जाम हुआ, मैथ का, फिजिक्स का, बॉटनी का, बायोलॉजी का वगैरह, सभी एग्जाम में 30 मार्क्स पेडागोजी के होती हैं और 20 मार्क्स इंग्लिश के होती हैं जो बेसिक्स होती हैं। तो अगर आप देखें एफपीएससी में आपने अगर जॉब करना चाहते हैं, तो क्योंकि उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो पीपीएससी से, केपीके या एसपीएससी से ज़्यादा होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैंने एफपीएससी में लेक्चरर बनना है, तो देखिए 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर आता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एफपीएससी में आपको गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जितना भी अच्छा हो, आपको फिर भी 50 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के 50 मार्क्स ही होते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं है। तो अगर आपके जितने भी अच्छे मार्क्स हों, तो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो आप हासिल कर सकते हैं सब्जेक्ट में, वो टोटल चूँकि 50 हैं, तो 50 में से ही आप अपने सब्जेक्ट में से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो जो बाकी 50 हैं, 30 पेडागोजी के और 20 इंग्लिश के, अगर आपको ये नहीं आते, अगर आपकी पेडागोजी वीक है और अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपने चूंकि सब्जेक्ट हमेशा बचपन से पढ़ा हुआ है, आपने एफएससी में पढ़ा, फिर आपने बीएस में पढ़ा या बीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा या एमफिल में पढ़ा, तो ये तो आप काफी अरसे से पढ़ रहे हैं और जाहिर है कि हर बंदे का अपना अपना सब्जेक्ट अच्छा ही होता है। लेकिन ये जो 50 मार्क्स हैं, अगर आपने इनकी तैयारी नहीं की, तो फिर आपका एफपीएससी में कोई चांस नहीं होता। तो अगर आप एफपीएससी में लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको इस 50 नंबर की भी तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि एफपीएससी ये चाहता है कि जो टीचर है ना, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ाना है, वो कहता है कि जो 30 मार्क्स पेडागोजी है, पेडागोजी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आपको टीचिंग स्किल्स नहीं आएंगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो टीचर होता है ना, ये एक बकायदा साइंस होती है बच्चों को पढ़ाना। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जो हर फील्ड का जो नाकाम बंदा होता है, जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती, वो आ जाता है, टीचर बन जाता है। लेकिन आप ऐसे भी अच्छा किया, उन्होंने कहा कि आपने टीचर टीचिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले आप टीचिंग स्किल्स को सीखें। आप पहले ये सीखें कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं। वो आप कहाँ पे सीखते हैं? वो आप पेडागोजी में सीखते हैं। और आप अगर आपने पंजाब से बिलोंग करती हैं, तो रिसेंट रिसेंट जो ट्रेंड आया हुआ है ना, तो आप देख लें जितनी भी जॉब्स है ना, वहां पर पेडागोजी मस्ट हो रही है। आपके एग्जाम में जैसे कि अभी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीट्स आई थी, वहां पर भी पेडागोजी का पेपर आया था। अभी रिसेंट जो एसएसटी की जो जॉब्स आई हैं, इसके लिए बीएड लाजमी है, यानी कि वहां पर भी आप पेडागोजी पढ़ते हैं। तो जो मेरी असेसमेंट यही है कि आने वाले वक्तों में जो बीएड है, निदा ये आप ना वो मार रही हैं, तो ये सारे ये ना करें। तो आने वाले वक्तों में बीएड लाजमी, मेरे ख्याल से तो हर जो जॉब है उसके लिए बीएड लाजमी होगा और पेपर में पेडागोजी लाजमी आया करेगा। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है, लेकिन आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में पेडागोजी आपको लाजमी मिलेगी। तो इसलिए अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते करेंगे यहाँ पर कि जी अब हमें क्या जरूरत है 50 मार्क्स की तैयारी करने के लिए, हमने तो अपने सब्जेक्ट पे इतना सारी जिंदगी जो है वो हमने खपा दी है, मेहनत की है। तो अब आप कह रहे हैं कि जी 30 मार्क्स पेडागोजी पे लगाओ, 50 मार्क्स इंग्लिश के लिए लगाओ, तो बेहतर यही है कि हम इस पेडागोजी को वैसे ही छोड़ देते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है एफपीएससी में आने की। तो हमें तो पीपीएससी में हम रह लेते हैं जहाँ पर 80 मार्क्स सब्जेक्ट के 20 है, दूसरा हम केपीके में रह जाते हैं जहाँ पर टोटली 45 मार्क्स का पेपर होता है, तो वो सारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है।
हम SPSC में रह जाते हैं जहाँ पर 80 मार्क्स सब्जेक्ट के हैं और 20 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के हैं। तो हमें क्या जरूरत है FPSC में आने की? ये सवाल आपके माइंड में आ सकता है ना, कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे दफा मारो, हमें 50 नंबर का पूरी जिंदगी हमने खपा दी है, तो इस 50 नंबर पर अब हमें क्या जरूरत है इस 50 नंबर पर और सर खपाने की, हम वेट कर लेते हैं। तो देखिए बात यह है कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, सिंध से बिलोंग करते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर जॉब जो है ना लेक्चरशिप की, वो 2 से 3 साल के बाद में आती हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जॉब आती हैं 1 साल, फिर नेक्स्ट ईयर फिर जॉब आ जाए। जैसे कि पंजाब में 2020 का जो टेस्ट था वो तो चलो हो गया ना कैंसिल, तो 2022 के स्टार्ट में ये डी टेस्ट हुआ था, और फिर 2022 ही के मिड लास्ट में अक्टूबर में फिर जॉब्स आ गई थी, फिर उसका टेस्ट हुआ था। तो ये वाला जो सिनेरियो होता है ना, कि अगर आपके साल जॉब आई है लेक्चरशिप की, तो नेक्स्ट ईयर फिर जॉब्स आ जाएंगी लेक्चरशिप की। पंजाब की कह लें, सिंध की एग्जांपल ले लें, राज्य जम्मू कश्मीर की, या फिर आप एग्जांपल ले लें खैबर पख्तूनख्वा की, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि 1 से 2 साल के अंदर जॉब्स आ जाए। नॉर्मली जो ड्यूरेशन होता है ना जॉब्स का, वो 2 से 3 साल होता है। इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज पीरियड होता है ना लेक्चरशिप की जॉब का, वो 2 से 3 साल होता है। अभी ये जिन स्टूडेंट्स की एज है फॉर एग्जाम्पल 26 ईयर उनकी एज है, मेल्स की जो एज लिमिट है पंजाब में वो 33 ईयर्स है, और जो फीमेल्स हैं उनकी एज लिमिट है 36। तो मेल्स के पास कितने साल रह जाते हैं? 7 साल। और फीमेल्स के पास कितने साल रह जाते हैं? 10 साल। तो फीमेल्स के पास 10 साल हैं और मेल्स के पास 7 ईयर्स हैं। तो 7 ईयर्स में आपकी जो लेक्चरशिप की जो सीट्स हैं वो 2 से 3 दफा आएंगी फॉर मेल्स, और जो फीमेल्स के लिए वो आप 3 से 4 दफा कह लें, या 2 से 4 दफा कह लें। बस आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी है। अगर आप पंजाब, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं, तो आपको सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2 से 4 दफा या 2 से 3 दफा। इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलनी। तो यानी कि 2 से 3 अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं, या 2 से 4 अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आप FPSC में मेहनत करते हैं, FPSC की जो जॉब्स होती है ना, वो 1 से 2 साल बाद आती हैं। यहाँ पर देख लें 2 से 3 साल, और यहाँ से 1 से 2 साल के बाद इसकी जॉब्स आती हैं। तो अगर आप FPSC को काउंट करते हैं, तो फिर वो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। मेल्स के लिए 10 साल, ये 7 साल है ना, तो 7 साल में मेल्स के पास आप कह लें 4 से 5 दफा सीट्स आएंगी FPSC की, और फीमेल्स के पास 10 साल हैं, तो 10 साल में आप कह लें कि 6 से 7 दफा सीट्स आएंगी FPSC की। तो खुद ही अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर आपके पास चांस ज्यादा है लेक्चरर बनने का, यहाँ पे आपके पास चांस कम है लेक्चरर बनने का। तो अगर आप सब्जेक्ट पे भी तैयारी करती हैं और FPSC के लिए भी तैयारी करती हैं, तो फिर आप खुद ही अंदाजा अंदाजा लगा लें, ये वाला भी चांस आपके पास हो जाएगा और ये वाला चांस भी आपके पास हो जाएगा। तो फिर यानी कि कंबाइंड चांस आपके पास हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला किसी ना किसी साइकिल में आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो हो सकती है। तो अभी तक मैंने आपको जस्ट अहमियत इंपॉर्टेंस बताई है आपके इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कि FPSC की क्यों इम्पोर्टेंट है, ये 50 नंबर आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये 50 नंबर के बगैर आप FPSC में लेक्चरर नहीं बन सकते। क्लियर यहाँ तक? मिर्जा खान ने कहा कि मेरी एज 32 है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा कहाँ से बिलोंग करती हैं? अब देखिए KPK में आपके पास एक ही चांस रह जाता है, क्योंकि उम्मीद है कि 2024 में जॉब्स आनी है। तो इसके बाद फिर आपके पास जो चांस है वो नहीं रह जाएगा। और FPSC में वही बात है ना, आपके पास एक चांस क्या है KPK का है, और एक चांस आपके पास FPSC का है। इसके बाद फिर आप जब ओवर एज हो जाती हैं, फिर आप लेक्चरर नहीं बन सकते।
जब आपने ये एज लिमिट क्रॉस कर जाती हैं तो फिर आप लेक्चरर बनना भूल जाए, फिर आप लेक्चरर नहीं बन सकते। यही एज लिमिट है जिसके अंदर आपने मेहनत करनी है, तो तब आप लेक्चरर बन सकते हैं। अदरवाइज फिर आप जो है ना, वो प्राइवेट जॉब ही आपकी पूरी जिंदगी में आपको मिलेगी, और आप जानते हैं कि प्राइवेट जॉब जो हम कितनी को अच्छी होती है। तो देखिए, इस सेशन में हम क्या करेंगे, आपको नोट्स हम खुद बना के देंगे। पेडागोजी के नोट्स मिलना बहुत मुश्किल है। सर मेरी एज 25 है, कितने चांस होंगे, पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो मैं देखिए, मैंने आपको बताया कि पंजाब में जो सीट्स है, पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा में 2 से 3 साल के अंदर एक दफा आती हैं। तो वहां से फिर आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि 33 साल मेल्स की एज लिमिट है, 33 ईयर्स है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आपके पास 8 साल हैं। 8 साल में 2 से 3 दफा ये सीट्स आनी है। 2024 में सीट्स की बहुत ज्यादा उम्मीद है इस साल में। तो जो स्टूडेंट्स इस साल में कैप्चर नहीं कर पाएंगे, फिर वो 2026 या 2027 में जॉब्स आएंगी। लेकिन एफपीएससी में 2024 में भी जॉब्स अगर ना आई, 2025 में तो लाजमी आनी है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नोट्स हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। पेडागोजी के नोट्स आपको जो बाकी एकेडमीज होती हैं वो आपको बुक्स वगैरह दे देती है, वो कहती है फलानी बुक पढ़ो, फलानी बुक पढ़ो। अगर आपने बुक्स ही तो पढ़ना है तो फिर आपको एकेडमी ज्वाइन करने का क्या फायदा। तो सबसे पहले ये आउटलाइन में हम आपको बताऊंगा कि पेडागोजी में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये पेडागोजी की आउटलाइन है जो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि सिर्फ यही आउटलाइन है, इससे बहुत बड़ी, बहुत डीपली आउटलाइन है। लेकिन ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जी वालेकुम अस्सलाम फरहाना। पहले ना इस तरह करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, फिर आपके सवाल जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह बार बार डिस्टर्बेंस हो जाती है। लास्ट में ना 5 से 10 मिनट वो हम क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखेंगे। ओके। तो ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटलाइन है। एफपीएससी की जो पेडागोजी, इसके 4 पोर्शन आपने पढ़ने हैं। टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लास रूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। देखें, ये आपको टेक्निक्स बताता है टीचिंग की, क्योंकि हर काम करने की कोई ना कोई, पुराना मैंने अभी बोला है कि हम बाद में इसमें क्वेश्चन आंसर वाला सेशन लेते हैं। अभी आप इस पर फोकस करें। 4 क्वेश्चन होते हैं एफपीएससी की जो कोर्स आउटलाइन है। तो टीचिंग की टेक्निक्स आपने सीखनी है और मेथोडोलॉजी आपने सीखनी है कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको आपने किस तरह क्लासरूम को आपने मैनेज करना है, किस तरह आपने डिसिप्लिन को मैनेज करना है, ये आप सीखेंगे। जो टेस्ट होती हैं, अच्छे टेस्ट, जो अच्छा टीचर होता है वो अच्छा टेस्ट बनाता है। जो बुरा टीचर होता है वो वो टेस्ट बनाता है। अच्छे टेस्ट बनाएंगे तो आपके स्टूडेंट की परफॉर्मेंस निखर के सामने आएगी। तो जितने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस निखरेगी, ये तो उतना ही वो क्या करेगा, एग्जाम में वो परफॉर्म करेगा। नॉलेज ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी, इन तीनों में से ये वाला जो पोर्शन है, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लें, अगर आप बोले कि सर इन अगर आप बोले कि सर कौन सा पोर्शन है जो पक्का लाजमी आएगा, 100% लाजमी आएगा, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो पोर्शन है, ब्लूम टेक्सोनोमी। ये 100% पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आएंगे। अगर आप हेड मास्टर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हेड मिस्ट्रेस की प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेक्चरशिप की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो ये 4 पोर्शन हैं। ये जस्ट आपको उन्होंने बता दिया कि ये आपने पढ़ने हैं। अब इन 4 पोर्शन के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे। These 4 sections are divided into following subgroup। अब टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी हमने किस में डिवाइड की है। पहला है लेक्चर मेथड, कि आपने लेक्चर को कैसे करना है। और लेक्चर मेथड में आप क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन इसके पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे लेक्चर मेथड के, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे कि किस तरह आप इफेक्टिव लेक्चर दे सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें भी आप डेफिनेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बेनिफिट्स और स्ट्रेटजीज आप इसमें पढ़ेंगे। फिर चौथा इम्प्लीमेंटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग, कि किस तरह आप वो टेक्निक्स को आप इम्प्लीमेंट करती हैं। तीसरा जो है इसकी सब कैटेगरी, उसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। उसमें डेफिनेशन आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, स्टेप्स आ गए,
कि वो फैसिलिटेटिंग इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये आपने किस तरह आप इसको अप्लाई करते हैं। चौथी इसकी सब कैटेगरी है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। मैं अब्दुल हसीम, मैं नोट्स को फॉलो करूंगा, मैं किसी एक बुक को फॉलो नहीं करूंगा। मैं अपने वो चलिए आपने सवाल यहाँ पे पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ, जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा ये पेडागोजी के डिफरेंट बुक्स, पहला सोर्स हो गया। एक बुक नहीं, एक बुक कभी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी नहीं होती। अगर आपने एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ढेर सारी वो डिफरेंट साइट से डिफरेंट चीजें आपने पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप बोले कि सर एक बुक को करके क्या मैं पूरे 30 मार्क्स ले सकता हूँ या मैं हेड मास्टर बन सकता हूँ, तो इसका आंसर है नो। एक बुक से ना आप हेड मास्टर बन सकती हैं, ना आप हेड मिस्ट्रेस बन सकती हैं, और ना ही आप 30 मार्क्स ले सकती हैं। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको जितना आप ब्रॉडली जा सकती हैं, डीपली जा सकती हैं, आपको उतना जाना पड़ेगा। तो पहला सोर्स मेरी डिफरेंट बुक्स होंगी, दूसरा सोर्स मेरा यूट्यूब होगा, तीसरा सोर्स स्लाइड शेयर ऐप है वहाँ वो होगी, चौथा जो है वो गूगल होगा। तो ये डिफरेंट सोर्सेज होंगे, इनसे कंबाइंड जो निचोड़ है ना वो आपको इकट्ठा करके आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा। तो चौथी जो सब कैटेगरीज में आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे, रोल ऑफ टीचर इन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ये आप पढ़ेंगे। कि अभी तक ये सारी जो आउटलाइन है ना ये टीचिंग टेक्निक्स है, मेथडोलॉजी की है, ये याद रखिए। इसकी इतने सब कैटेगरीज हैं और उनको फर्दर डिवाइड किया कि ये सारा आपने पढ़ना है। और एक और बात माइंड में आ गई कि हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस, इसके लिए 80 मार्क्स पेडागोजी के होती हैं। 80 मार्क्स पेडागोजी के और 20 जनरल नॉलेज के होते हैं। तो जो स्टूडेंट जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो बीएस हो या एमएससी हो, प्लस उनका बीएड है, तो वो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए एलिजिबल होते हैं। लेक्चरशिप के लिए आपका बीएड होना जरूरी नहीं है, लेकिन हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 16 ईयर होनी चाहिए, वो आपको पता है। साथ में आपका बीएड भी होना चाहिए। अगर ये बीएड आपका है तो आपके लिए खुशखबरी है कि पंजाब में रिक्वेजिशन पीपीएससी को चली गई है, तो किसी ना किसी मंथ में इसकी सीट्स आ जाएंगी। तो वही बात आ जाती है कि जो तैयारी कर रहे होंगे वही सीट्स ले जाएंगे, और जो इंतजार करते रह जाएंगे वो फिर सारी जिंदगी इंतजार ही करेंगे। तो इसका पैटर्न क्या होता है 80 मार्क्स पेडागोजी के, 20 जीके यानी जनरल नॉलेज। तो मेरा ये सेशन हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और एफपीएससी दोनों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप हेड मास्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हेड मिस्ट्रेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एफपीएससी के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये सेशन ज्वाइन कर सकती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये टीचिंग टेक्निक्स है मेथडोलॉजी की, ये सारे सब ग्रुप हैं, बी सी डी हो गया। फिर दूसरी आपका जो डिसिप्लिन है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इसकी पहली सब कैटेगरी है एस्टेब्लिशिंग क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, फिर स्ट्रेटजीज आप पढ़ेंगे। दूसरा है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो इसमें आता है बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, प्रमोटिंग अ रिस्पेक्टफुल क्लासरूम कल्चर। तीसरा इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज फॉर स्कूल, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज एड्रेसिंग चैलेंजिंग बिहेवियर, क्योंकि बदतमीज स्टूडेंट होते हैं वो सारा आप यहाँ पर डील करते हैं। प्रमोटिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, उसके आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे, किस तरह आप इंकरेज करेंगे, वो सारा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो तीसरा पोर्शन है वो टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन इन द पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम, कि टेस्ट आप और इवेल्युएशन आप किस तरह करेंगे। तो पहले इसकी सब कैटेगरी है फॉर्मेटिंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज, डेफिनेशन पर्पस कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्निक्स आप पढ़ेंगे। दूसरा है समेटिव असेसमेंट, कि टेस्टों की टाइप है कि किस तरह आपने उनको डील करना है। तीसरा आ गया ऑथेंटिक असेसमेंट, इसमें भी वो सारा कुछ पढ़ेंगे। डेवलप इफेक्टिव रूब्रिक्स एंड ग्रेडिंग क्राइटेरिया फॉर पाकिस्तानी स्कूल, किस तरह आप कुरिकुलम बनाएंगे, किस तरह आप फेयर एंड कंसिस्टेंट ग्रेडिंग प्रैक्टिसेस आप करेंगे, ये सारा कुछ आप सीखेंगे।
चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी आप क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे, इसकी रेलिवेंस पढ़ेंगे, लेवल ऑफ एंड डोमेन्स ऑफ लर्निंग, इंपॉर्टेंस, कॉग्निटिव डोमेन एंड इट्स एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ 6 लेवल्स। इसको आपने याद किस तरह करना, 6 लेवल्स को किस तरह आपने अंडरस्टैंड करना है, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। किस तरह आपने अप्लाई करना है, एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है और क्रिएट किस तरह आपने करना है। डेवलप एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन फॉर ईच लेवल, अफेक्टिव डोमेन कंसिडरेशन, साइकोमीटर डोमेन एंड इट्स रेलिवेंस। तो ये सारी चीजें आप पेडागोजी के पोर्शन में आप पढ़ेंगे। अगर आप पेडागोजी पढ़ लेते हैं तो आप 80 मार्क्स आपके हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस और 30 मार्क्स आपके लेक्चरशिप के लिए आपको सिक्योर हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज पेडागोजी। पढ़ेंगे नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी होती है टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। वन लाइनर एमसीक्यू कि टेक्नोलॉजी को आपने यूज करके टीच कर, उसको आप बोलते हैं पेडागोजी। स्टूडेंट को किस तरह सीखते हैं और वो किस तरह उनको पढ़ाया जाता है, इसको आप बोलते हैं पेडागोजी। तो ये तो चीज होगी पेडागोजी से रिलेटेड। अब दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश के बारे में, कि हम इंग्लिश को लेकर कैसे चलेंगे। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर दूँ। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। अब देखिए, ये जो 20 मार्क्स का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश है, ये आपको हर एग्जाम के लिए आपका बेनिफिशियल है। क्योंकि जो पोर्शन जीके के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जनरल जॉब्स के लिए, उसमें भी इंग्लिश आती है। जो आपका लेक्चरशिप का जो एग्जाम होता है, उसमें जो 20 मार्क्स का जो जनरल नॉलेज होता है, उसमें भी इंग्लिश आती है। दुनिया का कोई भी पाकिस्तान के एग्जाम उठा लें, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो इसकी भी तैयारी आप यहाँ से कर सकेंगे। वैसे तो यहाँ पर लिखा है ना 20 मार्क्स फॉर एफपीएससी लेक्चरर इंग्लिश के लिए, लेकिन पाकिस्तान में होने वाला हर एग्जाम उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो ये भी हम वहां पर पढ़ेंगे। तो 20 मार्क्स का ये आता है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं रूल, चले ना। सबसे पहले आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, क्योंकि 8 मिनट रह गए हैं, तो फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो जो बारी बारी आपने क्या करना है, अपने जो सवालात है वो आपने पूछने हैं। सर ये नोट्स आप समझा रहे हैं, प्लीज ग्रुप में शेयर करना। जी, आपको हर चीज सलीम मिलेगी। आपको पता ही है कि मैं हर चीज आपसे शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइस में भी आप पूछ सकते हैं और आप चैट में भी आप पूछ सकते हैं। सर क्या अभी वो फिजिक्स वाले क्लास नहीं चलेंगे, यही चलेंगे या वो भी चलेंगे ये भी चलेंगे? नहीं, जिस दिन ये क्लास होगी उस दिन फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। क्योंकि आपको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए फिर ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो फिर दोनों चीज़ों को लेके चलना मुश्किल हो जाता है। और इतना आप वो अगर पढ़ेंगे, फिजिक्स का अलग से पढ़ें और ये अलग से पढ़ें, तो आप इसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि आपने पढ़ना नहीं है, आपने सीखना है, इसलिए। सर वो फिजिक्स वाला लास्ट चैप्टर रहता था ना थोड़ा बहुत। हाँ जी, नहीं फिजिक्स छोड़ेंगे नहीं। इस तरह वो इसका कुछ स्केड्यूल बना लेंगे ना। नेक्स्ट, सर केस 167 अगस्त। देखिए, जिनके अगस्त में जिन्होंने अप्लाई किया था ना, अगस्त अक्टूबर में, उनके जो एग्जाम है वो अप्रैल, फरवरी, मार्च या अप्रैल, इस इन तीनों मंथ में किसी भी दिन हो सकती हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अगस्त अगस्त या अगस्त के बाद जो अप्लाई किया था एफपीएससी के लिए, उनका एग्जाम या तो फेब में हो सकता है, या उनका मार्च में हो सकता है, या उनका अप्रैल में हो सकता है। इन 3 मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, फेब हो गया, मार्च और अप्रैल, 3 मंथ में किसी भी मंथ
और एक अच्छी बात यह है कि स्केड्यूल आता है पहले टेस्टों का, आपको एक मंथ पहले ही आपको पता चल जाता है कि आपका टेस्ट किस दिन है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ये कॉस्मोस एकेडमी आपको सारा कुछ इन्फॉर्म करेगी कब आपका टेस्ट होना है। जब स्केड्यूल आएगा ना तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और तो जो स्टूडेंट्स सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, इंग्लिश में डिफरेंट रूल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1, द यूज ऑफ एंड। अब एंड का रूल हमें क्या कहता है? एंड का रूल कहता है कि अगर टू और मोर सिंगुलर ऑब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड के वर्ड से वो ज्वाइन हो, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ये जो फीस है ना, ये आप वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा ना, वो आपको वहां पर बता दी जाएगी, ठीक है। तो मुनासिब फीस रखी है। बहुत से स्टूडेंट्स वो जरूरत नीडी भी होती हैं, तो इसलिए उनके लिए कंसेशन भी है, तो इसलिए वहां पर मैं फीस का नहीं बता रहा। अब फॉर एग्जांपल अली एंड अहमद आर कजन, देखिए अली भी है, ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, और अहमद ये भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, और ये एंड से इनको मिलाया गया, इनको ज्वाइन किया गया है। तो जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर ऑब्जेक्ट को आप एंड से कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्लूरल वर्ब हमेशा लेते हैं। प्लूरल वर्ब तो आप देख सकते हैं आर यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट एक, सिंगल ऑब्जेक्ट दो, उनको एंड से जोड़ा गया था, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब हम यूज करेंगे। दूसरी एग्जांपल, रेड एंड ब्लू पेन्स, ये पहला वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सिंगुलर, ये दूसरा पेन्स का वर्ड यूज होगा, ये याद रखिए। तो पेन्स का मतलब है रेड पेन एंड ब्लू पेन। तो चूंकि दो सिंगुलर ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ा गया, तो लिहाजा हम प्लूरल का वर्ड यूज करेंगे, मतलब आर का वर्ड हम यूज करेंगे। दूसरा रूल क्या है? टू और मोर सिंगुलर ऑब्जेक्ट, जरा ध्यान कीजिएगा, ज्वाइंड बाय एंड बट यूज्ड फॉर सेम पर्सन। यहाँ पे क्या था कि दो सिंगुलर ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाता है एंड से, तो उसके साथ हम प्लूरल का वर्ब यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि वही दो या दो से ज्यादा सिंगुलर ऑब्जेक्ट को आप एंड से जोड़ें, लेकिन ये दो या दो से ज्यादा जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट हैं, ये एक ही पर्सन की बात कर रहे हो, तो फिर आपने प्लूरल का वर्ड यूज नहीं करना, फिर आपने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। एग्जाम्पल देख लें, माई मदर एंड माई क्रिटिक इज हेयर, यहाँ पर आर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि माई मदर माँ, और मेरी क्रिटिक, क्रिटिक क्या होता है? जो आप पे तनकीद करता है, जो आपकी इस्लाह करता है। वो कह रहा है कि मेरी माँ और जो मेरी इस्लाह करने वाला, क्योंकि ये जो क्रिटिक है ये और माँ दोनों सेम पर्सन है, तो इस वजह से यहाँ पर आप प्लूरल का वर्ड यूज नहीं करेंगे। अगर ये डिफरेंट होते तो फिर हमने यहाँ पर प्लूरल का वर्ड यूज करना था, लेकिन रूल कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर ऑब्जेक्ट एक शख्स की बात कर रहे हो, तो फिर आप सिंगुलर वर्ब को आप यूज करेंगे। दूसरी एग्जांपल देख लें, द डिजाइनर एंड द प्रोड्यूसर। तो डिजाइनर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही बंदे हैं, डिफरेंट बंदे नहीं है, तो यहाँ पर भी आप क्या यूज करेंगे? सिंगुलर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, मतलब आप इज यूज करेंगे। आर यूज करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग, द ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग। तो देखें, ब्लैक एंड व्हाइट, ये दोनों किसकी बात हो रही है? सिंगल काउ की बात हो रही है। ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तो यहाँ पर आप इज लगाएंगे, आर आप नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हो द ब्लैक काउ एंड व्हाइट व्हाइट काउ, तो वहां पर फिर आप यहाँ क्या यूज करेंगे? वहां पर आप आर यूज करेंगे। दोनों आप फर्क देख सकते हैं। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको एंड का रूल आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये दो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ये एक चीज की बात कर रहे हैं, यानी एक काऊ की बात कर रही हैं, क्योंकि एक ही काऊ का कलर ब्लैक भी है, उसी का कलर व्हाइट भी है, तो तब आपने इज यूज किया है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक काऊ एंड व्हाइट काऊ ये डिफरेंट, ये अलग काऊ है,
ये अलग काउ, ये सेम काउ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर आप आर यूज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या होगा इंग्लिश की जब हम तैयारी करेंगे, 1 से 2 रूल को हम पढ़ेंगे जिस तरह आज हमने रूल पढ़ा। फिर दूसरी बात है वोकैबलरी भी आपकी एग्जाम में आती है, तो 5 से 10 वर्ड हम वोकैबलरी के भी करेंगे। तो पहला वर्ड है बिसीच, तो ये इसके सिनोनिम है, टॉप 5 सिनोनिम है, ये आपने याद करने हैं। तो चलिए हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जब हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो साथ आपने रूल पढ़ना है, तो साथ आपने वोकैबलरी भी करनी, क्योंकि दोनों पेपर में आपकी आती हैं। और जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे तो उसकी मैंने आउटलाइन आपको शेयर कर दी है। तो लेक्चर का टाइम खत्म होने वाला है, कोई भी अगर आपको सवाल हो तो वो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये वोकैबलरी, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको दिए गए हैं इन्हीं में से पेपर में आएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पेपर में यूज होते हैं। तो अभी टाइम खत्म हो गया, इसके वरना मैं आपको ये पढ़ा देता। ठीक है, तो कल हम वोकैबलरी से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि इन चीज़ों को भी आपने समझना है, रट्टा नहीं मारना। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं।